वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग टर्न ऑन देखा था। एस सी आर ऑन होने में कितना समय लेता है। हम लोगों ने देखा था टर्न ऑन होने में एस सी आर जनरली 1 to 4 माइक्रो सेकेंड्स लेता है, और एस सी आर टर्न ऑन के दौरान इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइम्स: टी आर, टी डी, टी आर, डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, टर्न ऑफ होने में एससीआर कितना समय लेता है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं। सो बेसिकली टर्न ऑफ प्रोसेस को कम्यूटेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। कम्यूटेशन प्रोसेस, कम्यूटेशन मेथड्स जो है, कम्यूटेशन सर्किट्स जो है, बेसिकली 6 तरह का सर्किट्स होता है: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास बी, ई एंड एफ। ठीक है, सो ये सर्किट्स तो हम लोग जब हम लोग पावर सर्किट्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या क्या सर्किट्स रहते हैं। बट फिलहाल वो सर्किट्स जो टर्न ऑफ का रहेगा, वो सर्किट भी आपका कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उस चीज को पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है: प्रोसेस बाय विच एनोड करंट फ्लोइंग थ्रू एससीआर, दैट इज इन कंडक्शन मोड, इज रिड्यूस्ड बिलो होल्डिंग करंट, इज नोन एज कम्यूटेशन। एज यूजुअल आपको पता है, जब तक एससीआर होल्डिंग करंट से नीचे नहीं जाएगा, एससीआर ऑफ प्रोसेस में नहीं जाता है। दूसरा चीज क्या है: एससीआर आफ्टर कमिंग डाउन टू होल्डिंग वैल्यू फर्दर टेक सर्टेन टाइम टू रिगेन इट्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं कि जैसे होल्डिंग पॉइंट से नीचे चला गया एससीआर ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। जनरली होल्डिंग करेंट जो जीरो के बहुत क्लोज रहता है, ठीक है, सो एससीआर होल्डिंग करेंट से नीचे जाने के बाद कुछ समय उसे चाहिए, ताकि उस समय तक उसे होल्डिंग करेंट से नीचे रहना होगा। और उस समय क्या है: टर्न ऑफ टाइम। इतना देर के लिए अगर नहीं रहेगा, उससे पहले अगर फिर से अगर होल्डिंग पॉइंट से ऊपर चला जाएगा तो एससीआर ऑफ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा चीज क्या है कि टर्न ऑफ के समय में एससीआर को में रिवर्स वोल्टेज लगाना है। देखिए, अगर आप रिवर्स वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा: फॉरवर्ड वोल्टेज लगाइएगा। देखिए, फॉरवर्ड वोल्टेज में एससीआर ऑन था। ठीक है, जब फॉरवर्ड वोल्टेज से एससीआर को ऑफ करना है तो या तो आप सप्लाई कर डिस्कनेक्ट कर दीजिए, या फिर रिवर्स वोल्टेज दीजिए। तो सप्लाई डिस्कनेक्ट करके जनरली ऑफ नहीं करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि एससीआर को अभी ऑफ करना है तो हम सप्लाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि और भी सर्किट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है तो होता है कि हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो सेम रिवर्स वोल्टेज भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम टाइम, टर्न ऑफ टाइम जो टी ऑफ टाइम है, उतना देर तक देना होगा। तो दो कंडीशंस यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। पहला कंडीशंस देख लिया कि रिवर्स होल्डिंग करंट जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट से नीचे जाना चाहिए फॉर द टाइम, टर्न ऑन टी ऑफ टाइम तक जाना चाहिए मिनिमम। और एससीआर में रिवर्स वोल्टेज लगना चाहिए मिनिमम टी ऑफ टाइम तक। ठीक है, तब जाके एससीआर ऑफ होगा। अब ये टी ऑफ टाइम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टी आर आर एंड टी जी आर, वेयर टी आर आर इज द रिवर्स रिकवरी टाइम एंड टी जी आर इज द गेट रिकवरी टाइम। अब देखिए, एससीआर ऑफ है, तो एससीआर को ऑफ करना है। तो एससीआर को ऑफ करना है तो सबसे पहला तो हमें ये चाहिए, ग्राफ देखते हैं। यस, ग्राफ से देखिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो ऑन का देखे थे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ से क्या है कि ये करंट को डाउन करना है, सबसे पहले करंट को डाउन करना है। इस पॉइंट पर आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड करंट काफी ज्यादा है। यू कैनॉट, आप ऑफ में नहीं ला सकते। ऑफ में लाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इसे होल्डिंग करंट से से नीचे लाना है। क्योंकि होल्डिंग करंट काफी कम होता है, काफी क्लोज होता है जीरो का, इसीलिए यहाँ पे T1 ले लिया। होल्डिंग करंट इज जस्ट वैल्यू, बोल सकते हो कि थोड़ा सा T1 से पहले रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि एससीआर को होल्डिंग करंट से नीचे लाना है। अब जैसे ही होल्डिंग करंट से नीचे लाइएगा, देन व्हाट विल हैपन, इस पॉइंट पर क्या हुआ कि एससीआर के अंदर जो तीनों जंक्शन है उसमें ऑलरेडी चार्ज पेयरिंग्स अवेलेबल है।
तो मान लीजिए आप एनोड करंट तक ले होल्डिंग करंट से नीचे ले आए, बट अगेन फिर से आप फॉरवर्ड वोल्टेज अगर एससीआर को दे देते हैं तो बिना गेट करंट का वो ऑन हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। एससीआर जब तक गेट करंट, देखिए एक बार एससीआर को ऑन करने के लिए आप गेट करंट दिए, उसके बाद आप एससीआर से गेट करंट हटा सकते हैं एक बार ऑन होने के बाद, उसके बाद गेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। बट मान लीजिए कि उसके बाद जब एससीआर को ऑफ करना है तो ऑफ करके फिर से ऑन करने के लिए फिर से गेट करंट चाहिए, ये जरूरी है। अगर ये फिर से आप गेट करंट नहीं मिलेगा तो एससीआर में कंट्रोलिंग नहीं आएगा। इसीलिए होल्डिंग करंट से जैसे ही नीचे जाता है करंट, उसके बाद उस समय तक हमें कंडीशन अप्लाई करके रखना होगा, और उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, जंक्शन J1 J2 और J3 की ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को रिगेन कर लेंगे, ठीक है। सो ये जो TRR है, इस ड्यूरेशन में क्या होता है, जंक्शन J1 और J3 का ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रिगेन करते हैं, और ये TGR है, इस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, जंक्शन जंक्शन J2 की ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को रिगेन करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए बैक टू इसमें आते हैं, फिर से आएंगे ग्राफ में। So during TRR, all the charge carriers at the junction J1 and J3 are swept away to the external circuit. Definitely external circuit को देना है ना, जंक्शन J1 के पास और J3 के पास जो भी करंट फ्लो कर रहा है, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, वो सारे चार्ज कैरियर्स को हटा के हमें जंक्शन के पास देना है, सॉरी सर्किट को देना है, क्योंकि कैथोड से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट रहेगा ना रिवर्स वोल्टेज में। तो डेफिनेटली क्या होगा, कैथोड के जंक्शन J3 के पास कौन सा चार्ज कैरियर्स है, जंक्शन J3 के पास जनरली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, सॉरी होल्स इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स है। जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही मैं एन साइड में, मतलब कैथोड में जैसे ही मैं पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एन जंक्शन J3 से हटकर बाहर आ जाएंगे। उसी तरीके से जितने भी होल्स हैं एनोड्स जंक्शन J1 के पास, क्योंकि जंक्शन J1 के ऊपर पी साइड रहता है, और सारे होल्स क्या रहेंगे, जंक्शन J1 के पास रहेंगे। तो जैसे ही एनोड में मैं नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा, सारे होल्स बाहर सर्किट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 अपनी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रिगेन कर लेगी, ठीक है। सो इनिशियली ड्यूरिंग TRR, दैट इज फ्रॉम T1 टू T2, आगे दिखाएंगे, जंक्शन J1 एंड J3 है लार्ज चार्ज कैरियर्स, क्योंकि चार्ज कैरियर स्टार्टिंग में हाई रहेगा, so current flows in the reverse direction just at the same di by dt as in the forward conduction mode, but eventually after T2 it decreases rapidly and comes to low value at T3। just देखिए, तो ग्राफ से देखते हैं। now देखिए, ये जो स्लोप है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो क्या होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे चार्ज कैरियर्स, और उनका di by dt होगा जस्ट सेम एज di by dt इन द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और जैसे ये T1 से T2 तक, देखिए T1 से T2 तक क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 60-70% चार्ज कैरियर्स बाहर के एक्सटर्नल सर्किट में जा चुके हैं, अभी भी, बट अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो डेफिनेटली एक स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, T2 के बाद धीरे 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 डिक्रीज करना शुरू करेगा, और T3 तक क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 के पास जितने भी ब्लॉकिंग, जितने भी चार्ज कैरियर्स है, सब बाहर एक्सटर्नल सर्किट में चले जाएंगे। इसीलिए इसको रिकवरी बोलते हैं, रिकवर कर गया पावर सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट रिकवर कर गया चार्ज कैरियर्स, कहाँ से, जंक्शन J1 और J3 से। इसे रिवर्स रिकवरी के टाइम बोलते हैं, TRR, ठीक है। सो T3 तक क्या होगा कि जंक्शन J1 और J3 के पास जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं, सारे चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, बाहर एक्सटर्नल सर्किट में चले जाएंगे। और देखिए ये T2 के बाद क्या होगा, T1 तक, T1 से T2 तक तो ठीक है, करंट फ्लो किया इसीलिए वोल्टेज अक्रॉस SCR जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। बट उसके बाद अभी करंट डाउन होने लगा, जैसे करंट डाउन होने लगा, चार्ज कैरियर्स कम हो गए ना, तब धीरे धीरे करंट डाउन होगा, ये रिवर्स वोल्टेज बनने लगेगा SCR के क्रॉस। ये रिवर्स वोल्टेज क्यों बनेगा, ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ द
इनसाइड इंडक्टेंस ऑफ द आप बोल सकते हैं लेयर इनसाइड द एससीआर। एससीआर के अंदर जो लेयर है, ये देखिए, voltage across SCR during T2 to T3 increases because of large di by dt। di by dt हाई है ना, तो di by dt हाई होगा तो v इज इक्वल टू क्या होगा, L di by dt। तो जैसे di by dt हाई है, इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या है, di by dt इनिशियली हाई होगा, di by dt डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज कर रहा है, सडनली करंट क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो एक्सेसिव उस जगह पे इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, कुछ मटेरियल का इंडक्टिव प्रॉपर्टी रहेगा जिसकी वजह से एक वोल्टेज बनेगा आफ्टर टी टू से लेकर टी थ्री तक। ठीक है, फिर वो वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा, ये वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा, दिस वोल्टेज विल डिक्रीज। ओके, स्टार्टिंग में वोल्टेज क्यों हाई हुआ, देखिए स्टार्ट किया रिवर्स डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव नेचर ऑफ द लेयर, लेयर का इंडक्टिव नेचर की वजह से ये डिक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद ये T3 पे जाके डाउन हो जाएगा। नॉट आफ्टर T3 to T4, T3 से T4 के बीच में क्या होगा कि अब जंक्शन J1 और J3 तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, पर जंक्शन J2 के पास अभी भी चार्ज कैरियर्स हैं, और रिवर्स अभी क्या होगा, चार्ज कैरियर जो है उन्हें हटाना होगा। अभी एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज कैरियर्स नहीं आ सकते क्योंकि जंक्शन J1 और J3 बंद हो चुका है। तब क्या होगा, जंक्शन तब चार्ज कैरियर्स कैसे हटेंगे, रिकॉम्बिनेशन होके हटेंगे। तो T3 से T4 के बीच में रिकॉम्बिनेशन होंगे। देखिए ये फिनोमेनन जस्ट लाइक डायोड में हमने पढ़ा था ना, वैसे ही फिनोमेनन है। और TGR में देखिए, चार्ज कैरियर्स एट जंक्शन J2 आर स्वेप्ट अवे, बट दिस कैनॉट बी डन एट एक्सटर्नल सर्किट, सो जंक्शन J1 एंड J3, because as junction J1 and J3 are having barrier potential, तो बाहर तो जाएगा नहीं, तो ये चार्ज कैरियर्स कैसे हटेगा जंक्शन J2 के पास, रिकॉम्बिनेशन से। और अगेन रिकॉम्बिनेशन होंगे, डाइपोल फॉर्म होंगे जो मैंने हम लोग ने डायोड में देखा था, और ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन को रोकेंगे और स्टार्ट में लास्ट में क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा जंक्शन J2 के पास। ठीक है, इस चीज को हम लोग ने कर्व से देखा, ग्राफ से देखा। ठीक है, ठीक है। सो T1 से T3 रिवर्स रिकवरी टाइम, एंड देन T3 से T4 गेट रिकवरी टाइम। T1 से T3 के बीच में जंक्शन J1 और J3 अपनी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रिगेन कर लेगी, वापस ले लेगी। कैसे लेगी, रिकवरी से। बाहर एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज कैरियर्स चले गए, जंक्शन J1 और J3 के पास जितने भी चार्ज कैरियर्स थे जो कैपेबल है कंडक्शन का, वो सारे चार्ज कैरियर्स कहाँ चले गए, वो सारे चार्ज कैरियर बाहर एक्सटर्नल सर्किट में चले गए। इसीलिए करंट स्टार्टिंग में हाई हुआ, फिर धीरे धीरे डाउन हो गया, और इस ड्यूरेशन में क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज बनना शुरू होगा ड्यू टू द इंडक्टिव नेचर ऑफ द लेयर। लेयर का इंडक्टिव नेचर की वजह से इसमें रिवर्स वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट दिस वोल्टेज विल सडनली गेट डाउन ऑल्सो। V इज इक्वल टू L di बाई dt होता है, क्योंकि di बाई dt इस रेट में देखिए, इस जगह पे di बाई dt काफी हाई है, इस जगह पे देखिए इससे ज्यादा है, इसीलिए क्या है, इस ड्यूरेशन में वोल्टेज काफी बढ़ जाता है, इस जगह पे वोल्टेज नहीं बढ़ता है, इस जगह पे वोल्टेज नहीं बढ़ता है क्योंकि di बाई dt उतनी ज्यादा हाई नहीं है, और L di बाई dt इतना ज्यादा हाई नहीं है, क्यों, जब इंडक्टर L से मल्टीप्लाई होके V बहुत बढ़ा दे, इसीलिए नॉमिनल वोल्टेज यहाँ बनता है। बट इस ड्यूरेशन में सडनली चार्ज कैरियर करंट डाउन होने लगता है, ये ड्यूरेशन काफी काफी फास्ट डिके करता है, इस वजह से वोल्टेज बन जाता है रिवर्स वोल्टेज। बट सडनली वोल्टेज ऑल्सो गेट डाउन, जैसे जैसे ये करंट आगे बढ़ता है, इसका डी बाई डी टी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये डाउन हो जाता है वोल्टेज। ठीक है, सो अभी देखिए कितना समय लेता है थायरिस्टर ऑन ऑफ होने में, टी क्यू टाइम। ठीक है, और टीसी क्या है, कम्यूटेशन टाइम है, मतलब हम रियल में हम कितना
हम क्या करते हैं, टीक्यू से ज्यादा समय देते हैं थैरिस्टर ऑफ हो जाए। तो टीसी हमेशा टीक्यू से बड़ा होना चाहिए। टीसी टीक्यू के इक्वल हो सकता है, पर टीसी कभी भी टीक्यू से कम नहीं हो सकता। अगर टीसी टीक्यू से कम होगा तो क्या होगा, एससीआर पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। और अगर आप उस केस में फॉरवर्ड वोल्टेज दे दिए तो एससीआर बिना बिना गेट करंट का ऑन हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए टीसी का वैल्यू हमेशा टीक्यू से ज्यादा होना चाहिए। सो टीक्यू का रेंज क्या है, 3 to 100 माइक्रोसेकेंड्स। कन्वर्टर जहाँ पे हमें रेक्टिफायर का काम है, कंट्रोल रेक्टिफायर का, वहां पे अगर एससीआर यूज कर रहे हैं तो उसका टर्न ऑफ टाइम 50 to 100 माइक्रोसेकेंड्स रहता है। पर इन्वर्टर बनाने वाली, जहाँ पे स्विचिंग काफी फास्ट है, वहां पे हम लोग एससीआर लेते हैं 3 to 50 माइक्रोसेकेंड्स का। डेफिनेटली जितना लोअर टीक्यू होगा तो हायर कॉस्ट होगा उसका। जितना जल्दी ऑफ होगा, जितना जल्दी ऑन होगा, तो थैरिस्टर का कॉस्ट भी बढ़ेगा। TCQ is defined as the time during which turn off conditions are applied। टर्न ऑफ कंडीशंस क्या है, मैंने हम लोगों ने बात किया, TC मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन टी ऑफ फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन। और टीसी हमारा सर्किट पे, पावर सर्किट पे डिपेंड करता है। हम लोग जैसे कोई भी सर्किट्स लेंगे ना, तो वो सर्किट्स के सप्लाई वोल्टेज पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा टीसी क्या है। ये हम लोग आगे हर सर्किट में निकालेंगे टीसी। आगे हम लोग पावर सर्किट पढ़ेंगे ना, तो हर सर्किट्स में निकालेंगे टीसी। और हम लोग देखेंगे कि हमेशा ये टी ऑफ से ज्यादा होना चाहिए। टी ऑफ टोटली थैरिस्टर पे डिपेंड करता है, जो एससीआर आप परचेज करोगे उस पर डिपेंड करेगा, प्लस कुछ चीजें पे भी डिपेंड कर रहा है जो मैंने आपको बताया। बट ये मटेरियल डिपेंडेंट है, नॉर्मली मटेरियल डिपेंडेंट है ये टी ऑफ। ठीक है। टी टी ऑन कुछ मटेरियल डिपेंडेंट है, कुछ आपका एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करता है। पर टी ऑफ टोटली मटेरियल डिपेंडेंट है। ठीक है। So for successful commutation, TC must be greater than T off. Now what is the condition for turn off? ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर टर्न ऑफ प्रोसेस, कंडीशन फॉर टर्न ऑन प्रोसेस। कंडीशन फॉर टर्न ऑफ का क्या है, एनोड एनोड करंट, यहाँ करंट छूट गया। एनोड करंट मस्ट बी केप्ट बिलो होल्डिंग करंट फॉर मिनिमम टी ऑफ टाइम। टी ऑफ टाइम तक तो कम से कम आपको एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम रखना है। ठीक है। होल्डिंग करंट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, दैट्स वाई आप जीरो से कम एनोड करंट को जीरो रख सकते हैं फॉर मिनिमम टी ऑफ टाइम। दूसरा, रिक्वायर्ड रिवर्स वोल्टेज लगाना है। ठीक है, रिक्वायर्ड जरूरी है। जितना रिवर्स वोल्टेज जितना चाहिए उतना रिवर्स वोल्टेज देना है फॉर मिनिमम टी ऑफ टाइम। ठीक है, उतना रिवर्स वोल्टेज आपको लगाना है मिनिमम टी ऑफ टाइम तक के लिए, तब जाके एससीआर ऑफ होगा। और एससीआर का जो टी ऑफ है और पावर सर्किट का जो टीसी है, टीसी की वैल्यू टी ऑफ से ज्यादा होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस हम लोग हर सर्किट्स में चेक करेंगे, आने वाले सर्किट्स में। और ये तीन सर्किट जब तक तीनों सर्किट्स फुलफिल नहीं होगा, एससीआर कभी भी ऑफ नहीं होगा। ठीक है। देयर विल बी ऑलवेज अ रिस्क दैट एससीआर में फॉरवर्ड वोल्टेज गया और एससीआर बिना गेट करंट का ऑन हो जाए। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा हमें। ठीक है। और नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर टर्न ऑन। सो टर्न ऑन के लिए क्या है, मैंने जैसे बताया, रिक्वायर्ड गेट वोल्टेज और रिक्वायर्ड गेट करंट मस्ट बी अप्लाइड फॉर मिनिमम टर्न ऑन टाइम। और एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी पॉजिटिव। ये तो हमारा फॉरमोस्ट कंडीशन है कि एनोड टू कैथोड हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एनोड टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और कैथोड हमेशा नेगेटिव से, तभी जाके एससीआर ऑन हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप गेट करंट कितना भी सप्लाई कीजिए, एससीआर कभी भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉर टर्न ऑन है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप समझिए ताकि आने वाले सर्किट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, थैंक यू।